ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक, शाखा के प्रवर्तक संत कबीर दास जी हैं।
गया है और अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई। जिस प्रकार से बच्चों प्रेम गली अपने सागरी तामे हो न सका, जिस प्रकार से अति सकरी गली में एक साथ दो लोग नहीं निकल सकते, उसी प्रकार से अहंकार और गुरु दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो बच्चों मैंने आपको ये 5 दोहे बताए
Sivaji Group of Institutions. Myself, Raji Trivedi, your maths teacher. Students, today I am going to start the new chapter, which is chapter 5th of maths, and the chapter name is बहुपद तथा उनके गुणनखंड, polynomial and their factors. Okay? Now, firstly, what is बहुपद? तो बहुपद से पहले पद क्या होते हैं? For example, we write x square. तो x स्क्वायर यहाँ पर एक क्या है? पद. इसमें हमने एक दूसरा टर्म ऐड कर दिया 2x. तो ये अब एक क्या बन गया है? बहुपद. इसको पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं. एक बीजी व्यंजक जो px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन के रूप में हो, जहां a0, a1, a2 ये इसके क्या हैं? गुणांक हैं. ये x के क्या है? गुणांक. ओके. एंड n जो है ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, मीन्स नॉन निगेटिव integer. Okay, now see the example. We write the first example x square plus 2x. तो क्या एक बहुपद है? हाँ, ये एक बहुपद होगा. Okay, again if we write 2x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/2, तो क्या ये एक बहुपद होगा? तो इस कंडीशन में ये एक बहुपद नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं. ओके. सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जांपल इज 2/x स्क्वायर प्लस 1/x. क्या ये एक बहुपद है? तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x की पावर अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर होगा x माइनस x रेज़ टू -2, और -2 एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं होगा. क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के प्रकार. बहुपद के प्रकार. फर्स्ट इज, अगर हमने यहाँ पे एक टर्म लिखा, एक पद लिखा एक्स स्क्वायर. ओके. दूसरा हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x. तीसरा हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x. और इसी तरह से हम और लिखते गए x रेज़ टू 4 प्लस x 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 एंड सो ऑन. ओके. तो ऐसा पद जिसमें सिर्फ एक पद होगा, इसे हम क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद. ये क्या होगा? एक पदीय बहुपद. ओके. और ऐसा पद जिसमें दो बहुपद होंगे, इन्हें हम बोलेंगे द्विपदीय बहुपद. ओके. द्विपद बहुपद ये होगा एक पद बहुपद. इसी तरह से जब x की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x की कितने पद हैं? 1 2 3. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपद बहुपद. ये क्या होगा? त्रिपद बहुपद. और जब आपके यहाँ पे टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका बहुपद. तो क्या जब तक 4 होंगे उसी को बहुपद बोलेंगे? नहीं. अगर एक से ज्यादा ये वाले सारे ही आपके बहुपद में ही आएंगे. ओके. सो
इसी में एक बहुपद और आता है, शून्य बहुपद और अचल बहुपद। शून्य बहुपद ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज शून्य बहुपद। अगर आपसे कोई पूछ दे शून्य बहुपद क्या होता है, तो हमने लिखा 0, तो ये किस में आएगा, शून्य बहुपद में। हम ऐसे लिख सकते हैं, बट ये किस में आएगा, शून्य बहुपद में। सिमिलरली अचल बहुपद क्या होता है, जब ये कोई कांस्टेंट टर्म लिखा होता है, फॉर एग्जांपल 6, तो ये क्या होगा आपका अचल बहुपद। ओके, नाउ बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद को जब आप लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको जो उसमें वेरिएबल है, वेरिएबल आपको पता है क्या होते हैं, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, तो जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है उसका आपका या ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे आप देखिए जो x की पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, पावर या तो घटते क्रम में होगी या बढ़ते क्रम में। ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस x रेज टू 4। तो ये किसी भी इक्वेशन को, किसी भी बहुपद को लिखने का मेथड होता है, आप हमेशा इसी फॉर्म में लिखेंगे। अब आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात, कोई बहुपद दिया होगा, उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस बहुपद की क्या होती है, घात। मान लीजिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें घात क्या होगी, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आपका x है, एंड x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ x की पावर कितनी 1, और यहाँ पे अगर हम x की पावर निकालें तो कितनी हो जाएगी 0। वी नो दैट जब किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, तो हमें निकालनी है हाईएस्ट पावर। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो उसकी घात कितनी होगी 2। ओके, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, वी राइट एन इक्वेशन 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और इसमें आपसे पूछे कि बताइए इसकी घात क्या होगी, तो घात क्या होगी इसमें, तो आप देखेंगे सबसे पहले आप चेक करेंगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। तो जो किसी बहुपद में जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। ओके, students, here there are two types of questions. First is निम्न में बहुपद की घात बताइए, एंड सेकंड बताइए कि निम्न में से कौन बहुपद हैं, अगर हैं तो कौन से हैं। पहला घात बताइए, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद में जो उसका वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी क्या होती है, घात। तो यहाँ पे वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 6, तो इसकी घात कितनी हो गई 6। यहाँ पे आइए तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। ओके, सिमिलरली यहाँ पर आप जब आएंगे तो पहले इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। ओके, पहले फर्स्टली मल्टीप्लाई x स्क्वायर इंटू 3x रेज टू 4, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x टू दी x की पावर कितना आएगा 6। आप जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, एंड 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 प्लस 7, यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितना आएगा 3 माइनस 5x स्क्वायर। ओके, अब इसमें सॉल्व करने के बाद आप बताइए घात क्या है, तो इसकी हाईएस्ट पावर घात होगी आपकी 6। ओके, यहाँ पे जब हम आते हैं तो अगर x की घात पूछी जाए तो यहाँ पे x की घात हो जाएगी आपकी 3, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और इसमें इसकी
घात कोई नहीं होगी। ये एक शून्य बहुपद है और यहाँ पर घात कोई नहीं होगी। क्लियर? बताइए कि निम्न में कौन बहुपद है और है तो कौन सा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, तो बहुपद के लिए आप क्या होना चाहिए, आपको पहले पावर में ध्यान देना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर जो होनी चाहिए वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज सेटिस्फाई करती है, इसलिए मतलब ये एक बहुपद होगा। और ये कौन सा बहुपद है? 1 2 3, यहाँ पे कितने पद है? 3, तो ये हो गया आपका त्रिपद बहुपद। ओके, द नेक्स्ट इज 5x। 5x भी एक बहुपद होगा, ये होगा आपका a पद बहुपद। ओके, एंड द नेक्स्ट क्या है? x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x। यहाँ पे जो रूट लगा हुआ है वो 2 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है। इसके मतलब x की पावर क्या आ गया? 1/2। और अगर x की पावर 1/2 हो गया तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद की पावर आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे हम आएंगे तो ये बहुपद होगा। यहाँ x की पावर है x स्क्वायर और यहाँ पावर है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुपद होगा। लेकिन ये कौन सा बहुपद होगा? तो टर्म्स कितने हैं? पहला पद और दूसरा पद, तो ये आपका हो गया द्विपद बहुपद। क्लियर? यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस x को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x की पावर -2, और -2 आने पे ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये बहुपद आपका नहीं होगा। और सिमिलरली ये भी इक्वेशन आपकी बहुपद नहीं होगी, ये दोनों क्वेश्चन सेम है और ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि अगर आपको दो बहुपद दिए जाए तो उन्हें हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे दो बहुपद दिए गए हैं। पहला है px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और दूसरा है qx बराबर x प्लस 1। ठीक, आपको पहले इनका सब निकालना है, px प्लस qx। ओके, तो क्या करेंगे? यहाँ करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 प्लस x प्लस 1। ओके, इनको ऐड करने के लिए आपको पता है जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। लाइक टर्म मतलब ये है हमारा 5x और ये है x, तो x को x के साथ ऐड करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करेंगे। तो 3x तो यहाँ पे है नहीं, हमने 3x को ऐसे ही लिख दिया। 5x प्लस x तो कितना हो जाएगा? 6x। 5x प्लस x 6, एंड ये है -2, ये है +1। प्लस माइनस क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा और आपका आंसर आएगा -1। ओके, अगर हमें यहाँ पे निकालना हो px माइनस qx, px माइनस qx मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले आपने फर्स्ट टर्म लिखा px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ओके, नाउ माइनस qx की वैल्यू है आपकी x माइनस 1, x प्लस 1। नाउ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाद माइनस साइन होता है तो आपके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, तो x बिकम माइनस x एंड प्लस 1 बिकम -1। अब आप ऐड करेंगे तो फिर से वही मेथड यूज करेंगे, लाइक टर्म्स ऐड करते हैं। 3x स्क्वायर का यहाँ कोई टर्म नहीं है तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। ये है आपका 5x और ये है आपका -x। 5x माइनस x कितना आ जाएगा? 4x, एंड 5 आपका ग्रेटर नंबर है, वो पॉजिटिव है तो आपका साइन प्लस में आएगा। ये है -2 -1 कितना आ गया? -3। ओके, अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना है px इंटू qx, मतलब दो बहुपद का आपने सम करना सीखा, उनका सब्ट्रैक्शन सीखा और इसमें आप करेंगे उनका मल्टीपल। मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इंटू x प्लस 1। अब जब आपको मल्टीप्लाई करना हो तो पहले आप एक टर्म को लेंगे, x का मल्टीप्लाई सबसे कर देंगे, तो x का मल्टीप्लाई सबसे करने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x3, क्योंकि जब आपको पता है कि बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती है? ऐड होती है। प्लस 5
करेंगे तो आपका वही आएगा, प्लस है तो आ गया प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ओके, अब इसको यही पे लीव नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 3x क्यूब। एक्स क्यूब का यहाँ पे कोई दूसरा नंबर है नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3x क्यूब। आगे 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर में कोई दूसरा नंबर है, हाँ ये है आपका 3x स्क्वायर। 5 प्लस 3 दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। तो आपको देखना है x का कोई नंबर है, ये है आपका 5x, 5x माइनस 2x हो जाएगा प्लस का 3x, और ये आपका आ जाएगा माइनस 2। ओके, तो ये आपका इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि अगर दो बहुपद को डिवाइड करना है तो वो कैसे करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपकी बुक की सेकंड एक्सरसाइज के हैं। तो पहला क्वेश्चन है बहुपद x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 से x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 प्राप्त करने के लिए क्या जोड़े। मतलब इससे हमें ये प्राप्त करना है, तो हम इसमें क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए। तो हमने माना, लेट्स सी द सॉल्यूशन, माना a जोड़े कैपिटल A। ओके, तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसमें हमने क्या जोड़ा है, प्लस a जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू। अगर हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यही वैल्यू तो ऐड करने पे हमें ये मिलेगा। नाउ लेट्स सी, a निकालने के लिए हम इस पूरे बहुपद को उस साइड भेज देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 माइनस x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ओके, नाउ सॉल्व। आपको पता है जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, देन x4 माइनस बिकम प्लस माइनस x माइनस 2। ओके, नाउ x स्क्वायर x माइनस 4, सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर लिख रहे हैं -4, ये हमारा सिंगल टर्म है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर, एंड ये x प्लस माइनस x कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2 इज प्लस 2। आपका आंसर कितना आया, -4x स्क्वायर प्लस 2x square plus 2. Okay, now the next question is, बहुपद x raised to 4 minus 3x cube plus 2x plus 6 व x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के योग में से क्या घटाएं। ओके, तो पहले हमें इन दोनों को ऐड करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। x 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 प्लस इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा x रेज टू 4 कितना आ गया, 2x रेज टू 4। यहाँ पे क्यूब ऐसे ही हम इसको लिख देंगे, स्क्वायर का टर्म सिंगल है, हम इसको भी लिख देंगे। ये है 2x प्लस 6x, कितना हो गया 8x, एंड 6 प्लस 2 कितना आ गया 8। ये हमें मिला। हमारा क्वेश्चन क्या था, बहुपद इसके व इसके योग में से ये घटाएं। अब हमें इस दोनों में क्या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये टर्म सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस घटाएं x क्यूब माइनस 3x प्लस 4।
Okay? Now, as we know that जब भी हम साइन ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे. देयर प्लस एक्स क्यूब बिकम माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4. ओके, नाउ x रेज टू 4 ये सिंगल टर्म में ऐसे ही आ जाएगा. x क्यूब एंड x क्यूब ये आपका आ जाएगा माइनस 4x क्यूब एंड माइनस 3x स्क्वायर ये हमारा ऐसे ही रहेगा. 8x 3x कितना हो जाएगा 11x प्लस 4. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन माय नेक्स्ट क्लास. तब तक आप अपना रिवाइज करिए, बहुपद को जोड़ने, घटाने और गुणा करने की प्रैक्टिस करिए. ओके, थैंक यू सो मच. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस. बच्चों, ये हमारा 9th के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 3 है. हमने चैप्टर फर्स्ट में फ्रांस की क्रांति और सेकंड में हमने रूस की क्रांति और रूस में समाजवाद ये हमने पढ़ा था. आज हमारा चैप्टर 3 है इतिहास का, जिसका नाम है वन, समाज और उपनिवेशवाद. सबसे पहले चैप्टर का नाम हम समझेंगे. वन्य समाज से मतलब होता है वन, जैसा कि इसको आप लोग जंगल भी बोलते हो. आज हम अपनी चारों तरफ अगर देखें तो आप अगर हर चीज को ध्यान से देखेंगे तो उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें वनों से प्राप्त होती हैं. चाहे वो आपकी चॉकलेट हो या फिर चॉकलेट का डब्बा, सारी चीजें हमको वनों से ही प्राप्त होती हैं. लकड़ी हो, आप चारों तरफ, आप अपने स्कूल में जाते हो, आप डेस्क पे बैठते हो, ठीक है, जो भी चीजें आप यूज करते हो उसमें मोस्टली सारी चीजें हमको जो होती हैं, जितनी औषधियाँ हैं, मैंने देखा भी है, फल है, रबर है, लकड़ी है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं हमें वनों से प्राप्त होती हैं. इतिहास सिर्फ राजा महाराजा, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, सिर्फ यही इतिहास नहीं होता है. अगर हम औद्योगिक के रूप में या कृषि क्षेत्र के रूप में, औद्योगिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र के रूप में अगर हम देखें तो वन हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है. तो हमें वनों के बारे में, मतलब इससे हमें इतिहास हमें वनों के बारे में भी बताता है कि उस समय वन का क्या समाज था. समाज का मतलब है कि कौन सी जातियां, आदिवासी किस देश में, कहाँ पर, किस क्षेत्र में, किस तरह के जो वन समाज है, जो वन समाज का मतलब है जो वन में रहने वाली सोसाइटीज, मतलब कि वहाँ पे रहने वाले जातियां, उन्हें हम लोग वन समाज में बोलते हैं. तो वो किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करती थी, किस प्रकार से वो खाद्य का संग्रह करते थे, खाद्य को अपने इकट्ठा करते थे, उनका जो जीविकोपार्जन था वो वन पर ही आधारित था. और वो वन में के कोई पूरा यूज करते थे, जैसे कि खाद्य संग्राहक भी थे, वन आधारित वहाँ पे बहुत सारी जातियां भी थी. और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग झूम खेती करते थे, जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसको हम लोग दहन और कृत कृषि भी कहते हैं. झूम खेती में क्या होता है, इसमें बच्चों कि एक पोर्शन को जमीन का ले लेते हैं, उस पोर्शन को वो साफ करते हैं और उसको आग से जला देते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूखी पत्तियां जो पेड़ों से झड़ती है वो बड़ी होती है, तो उसको जला देते हैं. तो जो उनकी राख होती है वो भी एक तरीके से जो है वो उसकी उनकी भूमि को उपजाऊ करती है और वो वहाँ पर कृषि करते हैं. और उसके बाद जब एक बार फसल हो जाती है उसको काट के उसके बाद वो उस क्षेत्र को, उस भूमि के टुकड़े को ऐसे छोड़ देते हैं
शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक, मतलब कि 16 से लेके और 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, हमारा भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश था, मतलब गुलाम था, जैसे हम लोग बोलते हैं उपनिवेश था। इसमें क्या होता है, जो देश हमारे देश में आया वो यहाँ के संसाधनों का आया व्यापार करने के लिए था, लेकिन यहाँ के संसाधन, यहाँ की संपन्नता, यहाँ के वैभव को देखते हुए उसने यहाँ की आर्थिक रूप से हमारे देश का शोषण करना शुरू कर दिया था और यहाँ से कच्चे माल के रूप में काफी सा सामान ले जाता था और फिर तैयार माल को यहाँ पर लाकर ऊंचे दामों में बेचता था। इस तरीके से उसने हमारे देश को धीरे धीरे करके खोखला किया। तो इस प्रकार से जब एक देश दूसरे देश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से खोखला कर देते हैं या उनका शोषण करने लगते हैं, तो वो उसके उपनिवेश बन जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि वन्य समाज क्या है और उपनिवेशवाद क्या है और किस प्रकार से उपनिवेशवाद का जो समय था, जिस समय भारत में उपनिवेश चल रहा था, जिस समय अंग्रेजों का समय चल रहा था, उस समय वनों पर उनका क्या असर पड़ा, युद्ध का वनों पर क्या असर पड़ा, क्योंकि उस समय पे हमारे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुए थे, जिस समय जो है वो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ कब्जा करे हुए थे। तो युद्धों से वो कैसे प्रभावित हुए, कैसे वहां का जो वन का समाज था, जब और हाँ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि वनों का उन्मूलन कैसे हुआ, किस तरीके से वनों को काटा जाने लगा, किस तरीके से अंग्रेजों ने वनों को का उन्मूलन किया, क्यों किया, उनके क्या कारण थे, वो भी मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन कौन से कारण थे। और इसी के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि किस तरीके से वनों का वाणिज्यिक विस्तार किया गया, मतलब कि किस तरह से अंग्रेजों ने उनको अपने व्यापार के लिए उनको बढ़ाने को शुरू किया, वनों को काटना शुरू किया और अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया। इस वनोन्मूलन से जो वहां पर जातियां रह रही थी, जो कबीले, जो जातियां, जो आदिवासी वहां रह रहे थे, उसके ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ा, उससे उन्हें कितना क्रोध हुआ, किस तरह से उन्होंने उसका विद्रोह किया और वहां पर क्रांति भी हुई, जिसमें हम लोग बस्तर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से वहां के बस्तर के निवासियों ने जो है अंग्रेजों का पूरी तरीके से विरोध किया, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपनी ही जगह से, उन्हें अपने ही घरों से, क्योंकि जंगल ही उनके घर थे, किस तरह से उनको बाहर निकाला। और जब उन्होंने उनको निकाला या बहुत सारी निषेध कर दिए, बहुत सारे निषेध कर दिए कि वो वहां पर जो है वो पशुओं को चरा नहीं सकते हैं, ये वो वहां पर फिशिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर वहां पे बहुत सारे उन्होंने एक्ट पास किए, उन कानूनों के आधार पर उन्होंने बहुत सारे बैन लगा दिए जो है वो उन आदिवासियों पर, जो कि जंगल उनके घर थे, ताकि वो उस जंगल में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से जो जातियां थी उन्होंने विद्रोह किया, जिसमें हम बस्तर का विद्रोह पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ किस तरह से जावा जाति थी, जो कि उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जंगल का युद्धों का जंगल पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि जंगलों के बारे में मोस्टली आप लोग बहुत ज्यादा टीवी पे या न्यूज में देखते रहते हैं, जंगल क्या होते हैं, किस तरह से जंगल हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफिक भी देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक, उसमें भी काफी कुछ जंगलों के बारे में बताते हैं। तो अब सबसे पहले हमने पढ़ा, आपको ये बता दिया कि वन हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं, आप सबको पता है, और उससे हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है कि औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा वनों का उन्मूलन हुआ। आपको मालूम है औद्योगिक क्रांति क्या होती है। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी, यहाँ पहले भारत में बहुत बाद में आई थी। तो इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे उद्योगों का विस्तार होना। जब उद्योग बढ़ते हैं, फैक्ट्रीज बनती हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है, पहले तो जगह, पैसा, श्रमिक, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कच्चा माल। जब तक कच्चा माल नहीं होता है तब तक कोई भी जो है वो उद्योग आगे नहीं बढ़ता। और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए जहाँ पर भी जो है ये मशीनें लगी थी, जहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई थी, उन्हें कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अपने उपनिवेशों पर निर्भर होना पड़ा था। और उपनिवेश जिसमें भारत भी था, अफ्रीका भी थे, बहुत सारे, यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई और उन्होंने अपने उपनिवेशों से इन कच्चे माल के रूप में हमारे संसाधनों का शोषण करना शुरू कर दिया, उनका गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो औद्योगिक के लिए और कृषि क्षेत्र, और कृषि का मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, कृषि को क्षेत्र को विस्तार करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इन सब का प्रभाव डायरेक्ट हमारे जंगलों पर, हमारे वनों पर पड़ता है। अब देखिए वनोन्मूलन कैसे हुआ। 10% वन काट दिए गए। आप समझ लीजिए 10% वनों को काटना। अब ये क्यों हुआ, सबसे मैंने तो हमारा पॉइंट था औद्योगिकरण की वजह से, जब उद्योग बढ़े, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। बट इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण हैं जो वनोन्मूलन के लिए जिम्मेदार है। पहला कारण जैसे जनसंख्या, सब जानते हैं जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमें रहने के लिए घरों की भी आवश्यकता होगी और खाद्यान्न की भी आवश्यकता होगी। तो कृषि क्षेत्र के लिए भी और मकान बनाने के लिए भी वनों को
उनकी जमीनों को साफ कर वहां पर कृषि भी मतलब करी गई और उसके साथ साथ घरों को बनाने के लिए भी जो है वनों को काटा गया। तो सबसे पहला मेन पॉइंट हमारा जनसंख्या हो गया। सेकंड, व्यापारिक फसलों की मांग। धीरे धीरे क्या होने लगा था कि जो अंग्रेज थे उनको व्यापारिक फसलों की मतलब फसलों का व्यापार करने के लिए दो तरह की जो है कृषि होती है, एक निजी कृषि होती है और एक व्यापारिक कृषि होती है। निजी कृषि जो होती है वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, किसान अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए करता है, पर जो व्यापारिक कृषि होती है वो व्यापार और वाणिज्य के लिए की जाती है, जिसमें बहुत लार्ज स्केल में जो है वो कृषि होती है और उसमें बहुत सारे श्रमिकों को भी रखा जाता है, बड़े बड़े कृषि के उपकरणों को यूज किया जाता है और जब वो होती है तो उसको बेचने के बाद मतलब वो सिर्फ बेचने के उद्देश्य से की जाती है। ऐसे ही अंग्रेजों ने बहुत सारी फसलों को व्यापार के लिए उगाना शुरू किया और जब उनको ऐसा लगने लगा कि इससे हमको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, उससे हमारे राज्य की भी इनकम बढ़ रही है, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, तो उन्होंने बहुत तेजी के साथ में वनों को काटना शुरू किया और उनको कृषि के क्षेत्र में बदलना शुरू कर दिया और वहां पर व्यापारिक फसलों को उगाना प्रारंभ किया। तो एक दूसरा कारण व्यापारिक फसलों की मांग में की। तीसरा, वनों का उत्पादन रहित होना। पहले अंग्रेजों को ये नहीं मालूम था कि जंगलों का क्या यूज होता है। उन्होंने जंगलों को उत्पादन रहित माना, उनको वनों से क्या हम उत्पादन कर सकते हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने उसको सिर्फ कृषि के क्षेत्र के रूप में वनों को काटा और जो है उनको यूज किया। लेकिन धीरे धीरे करके जब उनको समझ में आने लगा, कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस प्रकार से उन्होंने वनों को उत्पादन के लिए जरूरी समझा, पर शुरू में उन्होंने ऐसा नहीं समझा था, जिसकी वजह से भी वनों को बहुत अधिक काटना शुरू किया गया। भारत से लकड़ी का निर्यात करना। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि भारत उस समय जो इंग्लैंड था वहां पर ओक नाम का एक लकड़ी होती थी, वो बहुत कम हो गई थी, वो उस समय वहां पर नहीं ज्यादा हो रही थी। तो जहाजों को बनाने के लिए जो भी जहाज बनाए जाते थे उसमें लकड़ी यूज होती थी और दूसरी चीज जो थी इसके साथ साथ जो स्लीपर्स बनाए जाते थे उसके लिए भी बहुत ज्यादा लकड़ियों का यूज होता था। तो क्या किया अंग्रेजों ने, यहाँ से बहुत सारी लकड़ियों को तेजी के साथ में वनों को काटना शुरू किया और यहाँ की जो लकड़ी थी, जो ओक था, जो टिम्बर थी यहाँ की, उसको उन्होंने इंग्लैंड भेजना स्टार्ट कर दिया। तो जहाज बनाने के लिए लकड़ियों को काट कर जो है वो उसका निर्यात किया गया, जिसके लिए भी बहुत तेजी के साथ में वनोन्मूलन हुआ। नेक्स्ट था रेल मार्गों का विस्तार। इसी के साथ साथ अंग्रेजों ने रेल मार्गों का विस्तार किया अपनी सेनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए और व्यापार करने के लिए उनको रेल की जरूरत थी और रेल के लिए रेलवे ट्रैक बनते हैं और रेलवे और उस समय एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीजें थी। पहला तो रेल में वो लकड़ी को ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते थे और दूसरा रेलवे ट्रैक बनाने के लिए मतलब जो रेलगाड़ियों की पटरियां बनती हैं उनको सेट करने के लिए उनके बीच में लकड़ी के पटरों को लगाया जाता था। तो उसके लिए भी बहुत तेजी के साथ में वनोन्मूलन हुआ रेल मार्गों के विस्तार करने के लिए। क्लियर हो गया? एंड लास्ट, चाय, कॉफी और रबर। जैसा कि मैंने बताया, जिस तरह से उन्होंने व्यापारिक फसलों की मांग करी, इसी तरह उन्होंने बागानी फसलों के लिए भी, बागानी फसलें वो होती है जिसमें एक बहुत बड़े लार्ज में सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे चाय, कॉफी, रबर, इन सब का बागानी फसलें थी और इन बागानी फसलों से भी उनको बहुत अधिक मुनाफा हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने वनों को काटना शुरू किया और बागानी फसलों की जो है वो बढ़ोतरी करी, जिससे भी उनको फायदा हुआ। तो ये हमारे पॉइंट्स थे कि क्या कारण थे जिनके लिए, जिसके वजह से वनोन्मूलन हुआ, जिसमें कि 10% से अधिक वनों को काट दिया गया। ये हमारे कारण थे। अब देखिए उसके बाद हम सेकंड, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि वनोन्मूलन कैसे हुआ। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि वनों का वाणिज्यिक विस्तार कैसे हुआ। अब क्या होगा, जब वन बहुत तेजी के साथ में काटने शुरू कर दिए गए तो अंग्रेज थोड़ा डरने लगे। अंग्रेजों को ये लगने लगा कि इस तेजी के साथ अगर हम वनों को काट रहे हैं तो हम मनुष्य की जो भी जरूरतें हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हम मनुष्य की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उनको थोड़ा डर शुरू हुआ और उन्होंने क्या किया, एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया। जर्मन एक्सपर्ट जिसका नाम डायट्रिक ब्रांडिस था, उससे आया और उन्होंने उससे विचार विमर्श किया कि हम किस प्रकार से ऐसा कुछ करें ताकि जो वनों का उन्मूलन हो रहा है बहुत तेजी के साथ में हम उसको रोक सकें। इसके लिए और ये जो डायट्रिक ब्रांडिस था वो भारत का प्रथम इंस्पेक्टर जनरल भी बना था बाद में जाकर। अब डायट्रिक ब्रांडिस ने क्या किया, उसने 3 प्रकार की, उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमें इन सब चीजों को एक सिस्टमैटिक, एक प्रॉपर सिस्टम के साथ में, एक सुव्यवस्थित तरीके से हमें इसको शुरू करना पड़ेगा। हमें पूरे जंगलों को उनका पूरा देखना पड़ेगा, पूरा क्षेत्र को नापना पड़ेगा कि कितनी दूर तक कहाँ से कौन से जंगल है और हम किस प्रकार से उनका जो है उनकी सुव्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि वनों के लिए हमें बहुत सख्त कानूनों को बनाने की जरूरत है, मतलब कानून इतने सख्त कर दिए जाए कि अगर कोई भी उनको तोड़ता है तो उनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दिया जाए। इस तरह के भी उसने विचार दिए। और तीसरा उसका मतलब था
प्रशिक्षित किया जाए। वन संरक्षण का मतलब होता है कि आज के समय में हमें जो भी जरूरतें हैं उनको हम यूज करें, उनका हम प्रयोग करें, बट हम अपने आगे की भविष्य के जातियों के लिए या आगे की जनरेशन के लिए हम उनको संरक्षित कर भी रखें ताकि आगे की जनरेशन भी उनको यूज कर सके। तो उन्होंने कहा कि वन को संरक्षित करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसे प्रशिक्षण शिविर लगाने चाहिए, ऐसे प्रशिक्षण करने चाहिए जिससे कि हम उन लोगों को ये सिखा पाए कि किस तरह से हमें वनों को उन्मूलन न करके हमें वनों को संरक्षित करना चाहिए। तो ये उसने 3 पॉइंट्स ऐसे बताया। इसके लिए उसने क्या किया, 1864 में उसने सबसे पहले भारतीय वन्य सेवा को प्रारंभ किया। नंबर 1865 में उसने भारतीय वन्य अधिनियम पारित किया। मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी ये सबको विस्तार में कि किस तरह से भारतीय वन्य अधिनियम क्या था और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स बनाए गए थे। और 1906 में उसने द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में भी खोला। इन सब चीजों का ये फायदा हुआ कि धीरे धीरे करके अंग्रेजों को भी वनों के महत्व के बारे में पता चला कि किस प्रकार से वन जो है वो अनप्रोटेक्टेड ना होकर प्रोटेक्टिव है, उनसे हम बहुत सारी चीजों का उत्पादन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के चैप्टर में आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि वन्य समाज क्या होता है और उपनिवेशवाद क्या होता है और किस प्रकार से उपनिवेशवाद के समय में वनों के साथ में उनका उन्मूलन हुआ। उसके बाद फिर किस तरह से बहुत सारे वन के अधिनियम, वन के कानून बनाए गए जिसके तहत हमने उनको संरक्षित भी किया और सुरक्षित भी किया और उनको प्रोटेक्ट भी किया। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक मेरा क्लियर हुआ। अब मैं कल के अपने टॉपिक में आपको इसी में, ये मैंने जैसे फर्स्ट टॉपिक वनोन्मूलन था, सेकंड मेरा वाणिज्यिक विस्तार था, और इसी में आगे मैं बस्तर की एक घटना बताऊंगी जिसमें किस तरह से जो वन के कबीले थे या वन की जो जातियां थी उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया जब उनके साथ उनकी जीविकोपार्जन को छीन लिया गया। और इसी के साथ मैं जावा की एक घटना बताऊंगी और लास्ट में किस तरह से युद्धों का जो है वो जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था वो बताऊंगी। दैट्स ऑल फॉर